हे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए माफिया ट्रैप डिवाइव का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि रेयांशु जिया की डायरी पढ़ रहे थे। वहीं वो जिया की डायरी को धीरे से बंद करते हैं और हल्का सा स्माइल करने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नज़र खुद पर पड़ती है जहाँ साइड में एक मिरर लगा हुआ था। और वो जैसे ही खुद को इस तरह स्माइल करता हुआ देखते हैं, वो तुरंत ही डायरी को साइड में रखते हैं और लूसीफर को अपनी गोद में उठा करके थोड़ा पीछे की तरफ बेंड होकर के लेट जाते हैं। वो लूसीफर को देखते हुए उससे कहते हैं, मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है और मैं अपने इम्पॉर्टेंट टाइम को किसी की डायरी पढ़ने में वेस्ट नहीं कर सकता। कल सुबह वैसे भी मुझे जल्दी बाहर निकलना है, तो रात में जल्दी सोना भी पड़ेगा। और फिर वो लूसीफर को अपनी गोद में लेकर के खड़े होते हैं। लूसीफर को भी अब धीरे धीरे नींद आ रही थी और वो उसे उसके प्यारे खूबसूरत से बेड पर ले जाकर के लेटा देते हैं, जो उसके हाइट से लगभग 2 हाथ और बड़ा था। वो लूसीफर से अपनी सारी बातें तो कह रहे थे, लेकिन डायरी की बातें करते करते उनका ध्यान फिर से डायरी पर ही चला जाता है। थोड़ा देर वो लूसीफर को वैसे ही सहलाते हैं और फिर आकर के बेड पर बैठ जाते हैं। लैपी को वो फिर से अपनी गोद में रख के काम करने लगते हैं, लेकिन फिर उनकी नज़र बगल में रखे जिया की उसी डायरी पर चली जाती है और उनका हाथ अपने आप ही जिया की डायरी की तरफ बढ़ने लगा था। वो जैसे अपने हाथ को उसकी डायरी पर रखे ही थे, लेकिन तभी वो खुद को शीशे में देखते हैं और अपने आप से ही सवाल करते हुए अपनी भौं में चढ़ाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें क्या लेना देना उस लड़की से? काम इम्पॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए? काम करिए मिस्टर अग्निहोत्री जी। और ये समझाते हुए वो फिर से अपना ध्यान लैपी पर लगा लेते हैं। उनको काफ़ी मुश्किलात झेलने पड़ रहे थे अपने काम को करने में, क्योंकि बार बार वो डायरी उनको डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा था। सुबह का वक्त इंडिया में जिया, जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए अपने बेड पर लेटी हुई थी, कि तभी सुबह 6:30 बजे लगभग उसके दरवाजे पर जोर जोर से कोई नॉक करने लगता है। आज प्रीति भी जिया के साथ ही सोई थी। दरवाजे की नॉक से जिया तो नहीं उठ पाती, क्योंकि उसका पूरा शरीर जो आग की तरह तप रहा था। लेकिन प्रीति की नींद खुल जाती है और वो बाहर आते हुए दरवाज़ा खोल देती है। वो थोड़ा मुंह बनाते हुए कहती है, कौन है इतना सुबह सुबह? लेकिन तभी वो जैसे अपने सामने की तरफ देखती है, वो 2 कदम पीछे होती है और अपने चेहरे को जल्दी से इधर उधर करते हुए कहती है, अब गुड मॉर्निंग सर। सामने अक्षत खड़ा था और वो दरवाजे पर टिक कर प्रीति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, काफ़ी लेट से उठती हो तुम? और वो अंदर की तरफ झांकते हुए कहता है, क्षमा कहाँ है? प्रीति जो अंदर की तरफ देखते हुए कहती है, वो तो सो रही है सर। अक्षय जो उसकी बात सुनते हुए कहता है, इतनी लेट तक क्यों सो रही है? उसे तो मेरे साथ वॉक पर जाना था आज। प्रीति जो अक्षय से बताती है, सर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कल रात वो बेहोश हो गई थी। जैसे अक्षय ये सुनता है, वो बिना प्रीति से पूछे ही अंदर की तरफ जाता है और जाकर के जिया के बगल में बैठता है और उसके टेम्परेचर चेक करने लगता है। जिया का पूरा शरीर तप रहा था, जिसकी वजह से अक्षत उसके लिए परेशान होते हुए कहता है, क्या मतलब इसने कल कुछ खाया नहीं था क्या? बेहोश कैसे हो सकती है? प्रीति जो कहती है, कल वो ये काफ़ी रात में आई थी ना, सुबह भी इसने कुछ नहीं खाया था। रात में आने की वजह से रीमा गुस्सा गई और इसे खाने से मना कर दिया। अक्षय जो कहता है, ये कैफ़े रीमा का नहीं है, अभी तो हॉस्पिटल से आई थी लड़की, यहाँ पर इसका कोई ठीक से ख्याल नहीं रखेगा तो फिर तो ये बीमार पड़ती रहेगी। प्रीति अक्षत की बात सुनते हुए अपने सर को धीरे से नीचे की तरफ झुका लेती है और वो काफ़ी गिल्टी थी कि उसने जिया का ठीक से ध्यान नहीं रखा। अक्षत जो प्रीति से कहता है, आओ जाकर के बाउल में आइस क्यूब लेकर आओ। प्रीति बिल्कुल वैसा ही करती है। थोड़ी ही देर में वो आइस का बाउल ले आकर के अक्षत के सामने टेबल पर रख देती है। वह अक्षत जो ड्रॉर में से एक कपड़े को निकालता है और उसे फोल्ड करके उसी आइस में भिगो करके जिया के फोरहेड पर रखने लगता है। ठंडा ठंडा पानी पड़ने की वजह से जिया की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। अचानक से यूं अक्षत को अपने बगल में देखते हुए जिया थोड़ा घबराती है और एकदम से उठ जाती है और उसे कल रात किया हुआ वादा याद आता है। वो अक्षत से प्रॉमिस करके आई थी कि कल वो उनके साथ जॉगिंग के लिए ज़रूर जाएगी। वो अक्षत को देखते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी सर, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए मैं उठ नहीं पाई। आज जॉगिंग के लिए शायद ना जाओ। उसने इतना बोला था कि अक्षत उसके ठीक सामने आता है और अपने चेहरे को उसके करीब लाते हुए कहता है, अरे कम ऑन, मैं कोई इतना भी खड़ूस ट्रेनर नहीं हूँ। हाँ, माना कि तुम्हारे स्ट्रेंथ को मुझे मजबूत बनाना है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे ख़राब तबीयत में भी मैं तुम्हें जॉगिंग के लिए लेकर जाऊँगा। तुम आराम से रेस्ट करो, अभी मैं ठंडे पानी की पट्टी कर रहा हूँ तुम्हें, उसके बाद दवाई मंगवा देता हूँ, ठीक है? और ठीक से कुछ खा लो। प्रीति एक काम करो, कुछ फ्रूट्स लेकर आओ, मैं काट कर इसे खिलाता हूँ।
प्रीति अक्षत को इतना ज़्यादा जिया का ख्याल रखते हुए देखकर थोड़ा खुश हो जाती है और वो अपने आप से ही कहती है, पता नहीं क्यों अक्षत सर के बारे में लोग निगेटिव बातें कर रहे थे। ये तो सच में कितने अच्छे, नए एम्प्लॉय का भी कितना ख्याल रख रहे हैं। प्रीति जो अपने रूम के फ्रिज से कुछ फ्रूट्स लेकर आती है और अक्षत के सामने ले आकर के फ्रूट्स को कट करने लगती है, लेकिन अक्षत उसको रोकते हुए कहता है, तुम जाओ, तैयार हो, कैफ़े खुलने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और शमा का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, मैं कर लूँगा ये सब। जिया जो इस तरह से अक्षत की बात सुनते हुए हल्का सा स्माइल करती है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। अक्षत जो उससे कहता है, क्या कर रही हो, चेहरा मेरी तरफ करो तभी तो पट्टी करूँगा ना। जी अपनी आंखें बंद करती है, लेकिन उसके चेहरे पर उसकी हल्की हल्की मुस्कान नजर आ रही थी। ये उसके लिए बहुत ही सुकूनदेह पल था, जिस पल को वो न जाने कितने सालों से जीना चाहती थी कि कोई उसे भी इतना प्यार से ट्रीट करे, कोई उसकी तकलीफ को बिना कहे समझ जाए, कोई उसकी परेशानी में उससे ज़्यादा परेशान होने के लिए तैयार रहे। और अक्षत में उसे अपनी फैमिली से ना मिली वो सारे इमोशन मिल पा रहे थे। लगभग इसी तरह से आधे घंटे ठंडी पट्टी के बाद जिया की बॉडी को हल्का रिलैक्स मिलता है। अक्षत जो उसके पीछे सहारा देते हुए उसको धीरे से बैठाते हुए कहता है, अभी ठीक लग रहा है थोड़ा। जिया जो अपने सिर को धीरे से हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ बेहतर है अब। और वो बेड से धीरे धीरे खड़े होते हुए कहती है, मैं आती हूँ तैयार होकर। अक्षत जो कहता है, आज तुम्हें कैफ़े के लिए नहीं जाना है, आज तुम सिर्फ रेस्ट करने वाली हो। जिया जो कहती है, आज मेरा कैफ़े में दूसरा दिन है, आज से अगर रेस्ट करने लगी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर रीमा मैम वो भी बहुत नाराज़ होंगी। अक्षत जो खड़े होते हुए उसके पास आते हुए कहता है, तुम्हें उन सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको मैं अकेले देख लूँगा, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। और हाँ, उसे भी तुम्हें अकेले रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसमें तुम्हारा पूरा साथ देने वाला हूँ। जिया को लगता है कि अक्षत बस यूं ही उसका थोड़ा मोड़ा ख्याल रखने की बात कर रहा है और वो बाथरूम की तरफ तैयार होने के लिए अपने कुछ कपड़ों को लेकर चली जाती है। नहा कर तैयार होने के बाद जिया को बाथरूम से निकलने में भी काफ़ी ऑकवर्ड महसूस हो रहा था, क्योंकि जिया के ठीक ठाक कपड़े अब उसके बैग में नहीं रह गए थे, वो कहीं पर गिर गए थे और मजबूरन उसे अपने घर के कुछ पुराने कपड़े पहन कर आने पड़ते हैं। वो इस वक्त नॉर्मल टी शर्ट और फुल लोअर में थी। वो थोड़ा अजीब चेहरा बनाते हुए बाहर की तरफ आती है और धीरे से अपना चेहरा मोड़ करके बैठ जाती है। अक्षत जो उससे कहता है, तुम्हारे लिए फ्रूट्स काट दिए मैंने, आओ खा लो। जिया जो अक्षत को देखती है और फिर अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, थैंक यू सो मच, पर मैं खा लूँगी, आप परेशान मत होइए। अक्षत जो उसको इस तरह बात करते हुए देखकर उसके सामने आ करके अपने पैरों की बदौलत बैठता है और उसको देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है मेरे यहाँ होने से? अगर ऐसी कोई बात है तो फिर मैं चला जाता हूँ। जिया तुरंत ही अक्षत की तरफ देखती है और फिर कहती है, क्या करें, आप नीचे क्यों बैठे हैं? और ऐसी कोई बात नहीं है, आपके यहाँ होने से मुझे क्यों तकलीफ़ होगी, आप लोगों की वजह से तो मुझे ये जगह मिली है और इस एहसान को मैं कैसे चुकाऊँ मुझे नहीं पता। अक्षत जो कहता है, चुकाना चाहती हूँ एहसान? जिया अक्षत की बात को ठीक तरीके से समझ नहीं पाई थी और उसे सवाली नज़र से देखने लगती है। अक्षत जो बॉल को साइड में रखता है और अपने हाथ को उसके बेड पर टिकाते हुए उसके चेहरे के थोड़ा करीब आते हुए कहता है, देखो शमा, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब तो मेरी मूवी में काम करने वाली हो और अगर प्रोड्यूसर साहब तुमसे मिलेंगे और तुम इतनी कमज़ोर होगी तो मुझे तुम्हारी वजह से बहुत डांट पड़ने वाली है। तो अगर कोई एहसान मुझ पर कर सकती हो तो सिर्फ इतना कि तुम मेरे फ्लैट में चलो। मैं वहाँ पर नहीं रहता हूँ, पर मेरे बंगलो से वो फ्लैट काफ़ी करीब है। हम सब अंधेरी ईस्ट साइड में ही रहते हैं, ऑफिस भी वहीं पर है और शूटिंग भी अक्सर वहीं पर होती है। वो इस पूरे शहर का काफ़ी जाना माना इलाका है और वहाँ पर मेरा फ्लैट खाली पड़ा हुआ है। मैं तुमसे कोई चार्ज नहीं लूँगा, बस तुम्हें वहाँ पर आराम से रहना है। तुम्हें वहाँ पर 2 पर्सनल स्टाफ भी मिल जाएंगे जो तुम्हारी सारी ज़रूरतमंद को पूरा करने के लिए काफ़ी होंगे और फिर वहाँ रहोगे तो मेरी नज़र भी तुम पर रहेगी। जिया जो खड़े होते हुए कहती है, क्या मतलब? अक्षत जो कहता है, अरे मेरा मतलब है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं तुम बेहोश तो नहीं हो जा रही, कहीं तुम्हें कमज़ोरी तो नहीं हो रही, इसका ख्याल तुम्हारे टीम मेंबर ही रखेंगे ना। अब अगर इस तरह से मूवी के शूटिंग के बीच में तुम बेहोश हो गई तो? जिया जो कहती है, आइंदा से ऐसा नहीं। कि तभी अक्षत जो कहता है, आइंदा से ऐसा होगा या नहीं इसकी गारंटी तुम कैसे ले सकती हो? तुम कितना खाने के शौकीन हो ये तो मुझे पता चल ही गया था। देखो, एक्टर को बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है शमा, और तुम तो अकेली हो इस पूरी दुनिया में, तुम्हें तो और ज़्यादा अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना होगा। इसीलिए आज तो मेरे साथ चल रही हो मेरे फ्लैट में।
जिया जो उसकी बातें सुन करके थोड़ा परेशान तो हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे अक्षत तो अच्छा इंसान लग रहा था और उसे ये भी समझ में आ रहा था कि अक्षत सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है, मगर उसके लिए परेशानी की बात यह थी कि अंधेरी ईस्ट में उसके कुछ रिश्तेदार रहा करते थे। ये जगह उसके छुपने के लिए बहुत अच्छी थी, यहाँ पर उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाता। लेकिन अंधेरी ईस्ट जैसे बड़े टाउन में रहना उसके लिए थोड़ा घातक साबित हो सकता था। वो किसी सोच में भी गुम ही हुई थी कि तभी अक्षत उससे कहता है, तो चले। जिया जो बस किसी ख्वाब में गुम हुए है कह देती है, हाँ। अब कि तभी अक्षत जो कहता है, हाँ, आर यू रेडी फॉर इट? थैंक गॉड तुम्हें समझ में आ गया। जिया जो कहती है, मेरा मेरा मतलब वो। कि तभी अक्षत जो कहता है, आई अंडरस्टूड। मुझे पता है कि तुम मुझसे हेल्प नहीं लेना चाहते हो, मगर ये हेल्प नहीं है, तुम मेरी हेल्प कर रही हो। अगर तुम मेरे आमने सामने मेरे आसपास रहोगी तो मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ शमा। तुम बहुत नाजुक हो और तुम्हें अभी इस दुनिया को हैंडल करना आया नहीं है। मैं तुम्हें इस दुनिया से बचा कर रखने की पूरी कोशिश करूँगा। अक्षत की इतनी बात थी कि बस जिया की आंखें भर आती हैं और उसके आंसू अब उसके आंखों में और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते और वो टप टप करके जिया के गालों से उतरने लगते हैं। अक्षत उसको इस तरह इमोशनल होता हुआ देखकर उसके गाल पर हाथ रखता है और अपने अंगूठे से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, क्या हो गया? मैंने तुम्हें डांटा नहीं है और ना ही कुछ बुरा बोला है। तुम परेशान क्यों हो रही हो और रो क्यों रही हो? जिया जो अक्षत के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, थैंक यू, आप अनजान हैं। पता नहीं क्यों आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं और मेरे लिए इतना बोलना ही काफ़ी था, पर मैं आपसे इतनी बड़ी हेल्प नहीं ले सकती। वहाँ के फ्लैट्स बहुत महंगे होते हैं, मुझे पता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अक्षय जो कहता है, अरे द अग्निहोत्रीज ने तुम्हें साइन करने का डिसीजन लिया है। 1 हफ्ते में तुम ये मूवी साइन करने वाली हो। बस एक बार प्रोड्यूसर साहब जी आ जाए, उसके बाद और तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। और तुम बात कर रही हो कि तुम अमीर नहीं हो। तुम्हारी पूरी लाइफ बदलने वाली है शमा। तो ये शुरुआत तुम आज से कर लो और भूल जाओगे तुम गरीब हो। यू आर गोना बी अ सुपरस्टार। जिया को भी अक्षत की बातें अब धीरे धीरे कन्विंसिंग लग रही थी। वहीं अक्षत उसको एक और पॉइंट देते हुए कहता है, और ये मत समझना कि तुम्हें एक्टिंग आती है तो तुम पूरी तरह से एक्टर बन चुकी हो। अभी मुझे तुम्हें बहुत सारी ट्रेनिंग्स देनी है। तुम्हें बताना है कि किस तरह से एक्टर काम करते हैं, एक्टिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें देख करके शायद तुम घबरा भी जाओ। बहुत सारे लोग होते हैं और उनके सामने कुछ ऑकवर्ड सीन्स भी करने पड़ते हैं शमा। इस वजह से तुम्हें यह सब कुछ सीखना होगा। जिया जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, जी मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे अच्छे से सिखा दीजिएगा, क्योंकि सच कहूँ तो मैं कोई कॉलेज वॉलेज में नहीं पढ़ी हूँ। एक्टिंग तो बस ऐसे ही आती है मुझे। अक्षय जो कहता है, ओके। लगभग 1 से 1.5 घंटे में जिया अपना सारा सामान पैक करती है और फिर अक्षत के साथ बाहर निकल आती है। अक्षत जो जिया को अपने साथ ले जाकर के काफ़ी खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लॉटरी खुल गई हो और जिया भी अक्षत के चेहरे पर यह खुशी साफ तरीके से देख पा रही थी, जिससे वो और ज़्यादा ब्लश कर रही थी। गाड़ी में बैठकर अक्षत उसकी तरफ एक बार देखता है और फिर गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी अच्छी और इतनी काबिल लड़की। जिया जो धीरे से कहती है, आई अंडरस्टैंड। अक्षय जो जिया की तरफ देखते हुए कहता है, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? जिया जो कहती है, बातें छुपाना नहीं आता आपको शायद, और लड़कियों के अंदर तो ये सिक्स सेंस होता है। वो अच्छी तरह समझ जाती हैं कि कौन उन्हें किस नज़र से देख रहा है। अक्षय जो कहता है, तो आपने मेरा नज़रिया भांप लिया। जिया जो कहती है, अब शुरुआत से ही आप इतना फ्लर्ट करें तो समझ में तो आ ही जाना था, पर क्वेश्चन तो मेरा ये है कि क्या आप हर लड़कियों के साथ इसी तरह बात करते? नो शमा, यू आर स्पेशल। तुम्हें देखकर जो महसूस हुआ ना, आज तक एक्चुअल में किसी को देखकर फील नहीं हुआ। तुमने कभी खुद को शीशे में ध्यान से देखा है? लाइक योर परफेक्शन। तुम्हें देखकर एक्चुअल में पता चला कि ब्यूटीफुल वर्ड एक्चुअल में किसके लिए बनाया गया होगा। जिया जो इतने फ्लर्ट को संभाल नहीं पाती और वो अक्षय से कहती है, तारीफें कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रही है। अक्षय जो कहता है, अभी तो कुछ नहीं है, एक बार गर्लफ्रेंड बनकर देखो मेरी, उसके बाद बताऊंगा कि तारीफें किसे कहते हैं। यूं ही अचानक से अक्षत की बात सुनकर के जिया थोड़ा घबरा जाती है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके खिड़की के बाहर देखने लगती है। अक्षत को समझ तो आ गया था कि इतना जल्दी दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी
शमा भी ज़रूर एक न एक दिन मुझे पसंद ज़रूर करने लगेगी। एक तरफ जिया जो अपनी नई ज़िंदगी के लिए नए सफ़र पर निकल गई थी, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ से उसके चाचा के साथ कुछ गुंडे जैसे आदमी जो कि प्राइवेट जेट में बैठ चुके थे। वहीं लगभग 45 मिनट में जिया जो बख्शित के साथ उसके फ्लैट में पहुंच चुकी थी। लिफ्ट से वो लोग बिल्डिंग के 15th फ्लोर पर आते हैं। अक्षत जो जिया के लिए अपने हाथों से दरवाज़ा खोलता है और उसे अपने साथ अंदर लाते हुए कहता है, तो ये है आपका फ्लैट, और उसके हाथ में की थमाते हुए कहता है, और यह है इसकी चाबी। जिया जो हल्का सा स्माइल करती है और फिर अक्षत को देखते हुए कहती है, वैसे इतने बड़े फ्लैट में मैं अकेले। अक्षत जो कहता है, कुछ दिन अकेले बिता लो, उसके बाद साथ में रहेंगे हम दोनों। जिया जो अक्षत की बात को सुन करके अपने चेहरे को थोड़ा स्ट्रेट कर लेती है, जिसकी वजह से अक्षत बात को थोड़ा पलटते हुए कहता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो, मतलब ऐसा मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा तुम्हें। जिया जो कहती है, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। वैसे यहाँ पर रेंट तो बहुत हाई होता है ना, नियर अबाउट इस फ्लैट का रेंट कितना होगा? अक्षत जो कहता है, तुम्हें रेंट पे करना है मुझे? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम बस हर दिन स्माइल करके मुझे देख लिया करो, इतना काफ़ी होगा मेरे लिए। जिया जो अक्षत को देखते हुए कहती है, वैसे मैंने सुना है ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाती है, और आपकी ये चाशनी जैसी बातें मुझे हजम नहीं हो रही। अक्षत जो उसके हाथ को पकड़ता है और उसे अपने साथ एक रूम में ले आता है और उसके बड़े से मिरर के सामने जिया को ले जाते हुए कहता है, शमा, इतनी प्यारी लड़की को देख कर कि आई नो कि मैं बहुत ही अजीब से चीज़ें से लाइंस बोल रहा हूँ, पर दिस इज़ नॉट क्रिंज यार, दिस इज़ एक्चुअली माई फीलिंग। और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर दूँ जिससे बस तुम्हारे चेहरे पर ये खूबसूरत से स्माइल बरकरार रहे। वहीं उसी बिल्डिंग के नीचे एक आदमी जो गेट के बाहर खड़े होकर के किसी को इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है, 15 विंग के 15D अपार्टमेंट में ठहरी है वो लड़की। दूसरी तरफ से एक कड़क आवाज़ आती है, तो जा करके पकड़ लो उसे, इससे पहले कि वो जयशंकर त्रिपाठी उस तक पहुँचे, हम उसे दबोच लेंगे और इलेक्शन में उसे अपनी सीट हारनी ही पड़ेगी, वरना उसकी घर की इज्जत को हम ऐसा तहस नहस करके पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि वो शर्म से खुद जा कर के मर जाएगा। वो आदमी जो ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, वो अकेले नहीं है साहब, उसके साथ एक लड़का भी है, और वो लड़का भी अकेले नहीं है, उसके आसपास कुछ बॉडीगार्ड्स भी हैं। किसी मूवी का डायरेक्टर लगता है, कहीं देखा भी है इसे मैंने। वो आदमी जो कहता है, दूसरी तरफ से वो फ़ोन पर आदमी जो कहता है, ठीक है, जैसे ही वो लड़की अकेले मिलती है अंदर जाओ और घसीट कर उसे नीचे लेकर आना, और मुझे उसकी शक्ल दिखाना। एक बार वो लड़की हमारे हाथ में आ गई तो इलेक्शन का सारा कंट्रोल हमारे हाथों में आएगा, और फिर यूपी में हमें हराने वाला कोई नहीं बचेगा। इधर से आदमी जो कहता है, जी सरकार, मैं समझ गया। आइए जानते हैं अब क्या होने वाला है जिया के साथ। इतने सारे मुसीबतों के साथ आखिर कैसे जूझेगी अकेली जिया, और क्या अक्षत वाकई में ही जिया के लिए कुछ महसूस करना शुरू कर चुका था? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए माफियाज ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ। वहीं मुंबई के कालीशान मेंशन में एक लड़की जो अपने मॉम डैड के सामने बैठी हुई अपनी गालों पर हाथ रखी हुई काफ़ी क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, आप लोग फिर से मुझे फंसाने वाले हैं, आप लोग को मज़ा आता है ये करके। एक औरत जो लगभग 45 से 50 साल की उम्र की थी, वो अपनी बेटी के पास जाती हैं और उनके बगल में उन्हें रिक्वेस्ट करते हुए कहती हैं, वांचना बेटा, हम तुम्हारी ही भलाई के लिए बोल रहे हैं। वो लड़की जो खड़े होते हुए कहती है, क्या भलाई मॉम, आप मुझसे बोलोगे कि मैं अपनी तबीयत खराब का नाटक करूं और भाई को यहाँ पर बुला लूं? मेरी इज्जत से शायद भाई आ भी जाए, लेकिन उसके बाद का क्या? मेरे इस बार की मंथली इनकम भी जाएगी, और मेरा बर्थडे आने वाला है 1 हफ्ते बाद। अब 1 हफ्ते बाद क्यों नहीं मिला देती उस लड़की को? कि तभी उसके डैड आते हुए कहते हैं, अरे तुम समझने की कोशिश करो, वो लोग लंदन से आ रहे हैं, सिर्फ 5 दिनों के लिए ही वो लड़की यहाँ पर आएगी, उसके बाद वो वापस लौट जाएगी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए।
वो औरत जो कोई और नहीं बल्कि प्रार्थना जी थी। तो उनके घर में रेयांश के खिलाफ साजिश की जा रही थी कि किस तरह उन्हें इस घर में बुलाया जाए। प्रार्थना जी अपनी बेटी को समझाते हुए कहती हैं, देखो मेरा बच्चा, तुम्हारा भाई 28 साल की उम्र को बस क्रॉस ही करने वाला है। 1 साल हो गए, फिर उसकी उम्र 28 हो जाएगी, उसके बाद 29, फिर 30, फिर धीरे धीरे तुम्हारा भाई बुढ़ा हो जाएगा और उसे कोई लड़की नहीं मिलेगी। हमारे भी सपने सपने रह जाएंगे और इस घर को कोई वारिस भी नहीं मिल पाएगा। इस घर में छोटे बच्चे की किलकारी की आवाज़ हमारे कान तो सुनने को तरस गए हैं, लेकिन ठीक है, अब हमारी कौन सुनेगा। हमारे 2 ही तो बच्चे हैं। अगर हमने भी 10-15 पैदा किए होते तो इस तरह गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता तुमसे। वासना जो अपने मॉम डैड को देखते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, 10-15? मॉम, कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं है आप? जितेंद्र जी जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने तो कहा ही था इनसे, पर मानती ही नहीं थी मेरी बात। अब झेलो तुम। प्रार्थना जी जो जितेंद्र जी से कहती है, अगर आपकी फालतूगिरी हो गई हो तो ज़रा हम अपने काम पर फोकस कर लें। देखो बेटा, अब सिर्फ तुम ही हो जो रेयांश की शादी करा सकती हो। क्या तुम्हें प्यारी सी भाभी नहीं चाहिए? वो लड़की MBBS कर रही है, वो भी लंदन से। सोचो, तुम्हारी भाभी डॉक्टर होंगी, फिर मेरे घुटने में जो दर्द रहता है उसको दिखाने के लिए बार बार मुझे किसी डॉक्टर को ना बुलाना पड़ेगा और ना ही जाना पड़ेगा। घर की बहू रहेगी, अच्छे से इलाज कर देगी। वासना जो अपने सर पर मारते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, कितना टॉर्चर करते हैं आप लोग, लेकिन हाँ, उसके बदले मुझे क्या मिलने वाला है? जितेंद्र जी जो कहते हैं, आपके मन भर की शॉपिंग मिलेगी आपको। वासना जो कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही आप लोग भाई के डांट से भी बचा लीजिएगा। उफ, मुझे एक्टिंग करना शुरू करना होगा। फ़ोन दीजिए। प्रार्थना जी जो कहती हैं, पहले हम बात करेंगे, हम सिचुएशन बनाएंगे, उसके बाद तुम अपने पूरे एक्टिंग के मोड में आ जाना। आती तो है ना तुम्हें? वासना जो कहती है, मैं अपनी शॉपिंग के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो फिर ये एक्टिंग क्या चीज़ है, कर लूँगी। और वह बीमार बनने की एक्टिंग करना शुरू कर देती है। वहीं प्रार्थना जी जो अपने बेटे को कॉल लगा देती हैं। रेयांश जो भी अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में थे, अपनी मॉम का कॉल देख करके वो अपनी असिस्टेंट को कॉल थमाते हुए कहते हैं, फ़ोन देख लो ये, और उनसे बोल दो कि मैं अभी मीटिंग में बिज़ी हूँ। उन्होंने अपने फ़ोन को प्रियंका के हाथ में थमाया था। प्रियंका जो बाहर निकलती है और कान पर फ़ोन लगाते हुए कहती है, हेलो आंटी। प्रार्थना जी जो खुश होते हुए कहती हैं, क्या बात है प्रियंका, तुम दोनों एक ही साथ हो? प्रियंका जो एक बार अंदर की तरफ शीशे से झांकती है और फिर कहती है, एक साथ तो नहीं है, पर हाँ धीरे धीरे शायद हो जाए। प्रार्थना जी को प्रियंका से तो वैसे कोई लेना देना नहीं था, उन्हें तो बस अपने रेयांश की शादी करवानी थी। प्रार्थना जी जो कहती हैं, अरे उससे बोलो कि कुछ इमरजेंसी है, बात करा दो एक बार। प्रियंका जो कहती हैं, आंटी बस 5 मिनट दीजिए, मैं बात कराती हूँ। और ये बोल करके प्रियंका फ़ोन कट कर देती है। वहीं प्रार्थना जी जो काउच पर बैठते हुए कहती हैं, 5 मिनट में अच्छे से पेशेंट बनने की एक्टिंग शुरू कर दो। पिछली बार तो तुम्हारे कॉलेज के फंक्शन का बहाना देकर के बुला लिया गया था, पता नहीं इस बार आने को मानेगा भी या नहीं। लेकिन तुम्हारी ज़िद, अगर वो एक बार तुम्हारी ज़िद सुन लिया ना तो फिर वो मना नहीं कर पाएगा। वासना जो कहती है, आज तक मैंने ऐसे मॉम डैड नहीं देखे जो अपनी बेटी को यूज़ करते हैं, वो भी अपने काम को कराने के लिए। प्रार्थना जी जो कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे पूरे खानदान की बात है। सोसाइटी से बातें सुनने को मिल रही हैं, पता है लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि लड़का ज़रूर दुबई में सेटल हो गया किसी लड़की के साथ, वो भी किसी फॉरेनर लड़की के साथ। अगर कोई फॉरेनर लड़की हमारे लड़के ने पटाया ना तो मैं उसे अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। संस्कारी होनी चाहिए लड़की, उसे पता होना चाहिए कि उसका घर परिवार, उसका सब कुछ होना चाहिए। और मुझे उसके काम से कोई लेना देना नहीं है, काम करे, ऑफिस जाए, लेकिन इज्जतदार होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जिया जो अभी भी अक्षत के साथ ही थी। अक्षत जो अपने स्टाफ से कहता है, मैडम के लिए हेल्दी खाना तैयार करो। जिया जो अक्षत से कहती है, अब आप क्या यहीं पर रहेंगे? आपको और भी काम होगा, इसी तरह मेरा ख्याल रखते रहेंगे तो फिर आपका काम का लॉस हो जाएगा ना। अक्षत जो उसको आराम से ले जाकर के बेड पर लेटाता है और उसके बगल में स्टूल पर आकर बैठते हुए कहता है, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर ऐसा सुकून मिल रहा है कि जाने का मन ही नहीं कर रहा। वैसे आज कुछ इम्पोर्टेंट काम है नहीं, और अगर होगा भी तो कुणाल संभाल लेगा। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं रुक सकता हूँ थोड़ा देर और यहाँ पर, और जब तक तुम्हें खाना खाते हुए नहीं देख लेता ना तब तक तो मैं यहाँ से जाने से नहीं रहा। वहीं जिया जब अक्षत से बात ही कर रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है।
जिया जो अक्षत से कहती है, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, पर यह कॉल थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। जिया की बात समझते हुए अक्षत वहाँ से खड़ा होता है और रूम से बाहर की तरफ निकल जाता है। ये उसकी बेस्ट फ्रेंड शिवानी का कॉल था, जिसका नंबर उसने सेव नहीं किया था, मगर वो नंबर से ही पहचान गई थी। वो तुरंत ही फ़ोन रिसीव करते हुए कहती है, हेलो। उसे डर था कि कहीं उसके घर वाले तो शिवानी के फ़ोन से उसको कॉल नहीं कर रहे। इस तरफ से शिवानी जो कहती है, जिया तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। जिया जो घबराते हुए कहती है कि क्या हुआ, घर वालों को कुछ पता चल गया क्या? नीहू दीदी ठीक है ना? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ? जिया की बात सुनकर शिवानी जो कहती है, अरे यार तू अपने बारे में सोच, वो मुझे पता चला है। जिया जो कहती है, क्या पता चला है तुझे? वही शिवानी जो एक एक करके जिया को सारी बातें बताने लगती है। लगभग 1 घंटे पहले सुबह के 7:30 बजे जिया के परिवार त्रिपाठी खानदान से मिलने के लिए शुक्ला खानदान आया था। उन शुक्ला खानदान भी पूरे यूपी का जाना माना खानदान था और उन लोग का भी पॉलिटिक्स में काफ़ी नाम था। दोनों परिवार अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए सिर्फ इसलिए राजी हुए थे क्योंकि इसमें दोनों लोग का प्रॉफिट था और इस प्रॉफिट के बदले ही वो लोग जिया को शुक्ला खानदान में देने के लिए तैयार हो गए थे। सोसाइटी के आसपास के कुछ घरों में तो ये बात फैल गई थी कि जिया अपने घर पर नहीं है, लेकिन ये बात सिर्फ शिवानी को अच्छे से पता थी कि जिया भागी है। शिवानी जो आगे जिया को बताती है, और तुझे पता है जैसे ही वो शुक्ला परिवार आया ना, मेरी तो हड्डियां तक कांपना शुरू कर दी थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि फिर क्या होगा। फ्लैशबैक में शुक्ला परिवार जैसे ही तिवारी परिवार से मिलता है, वो सब लोग लगातार बस जिया के बारे में ही जिक्र कर रहे थे। लगभग इसी तरह से 5-10 मिनट बीतता है और वहीं राम प्रसाद शुक्ल जो उस लड़के के पिता थे, लगभग 28 से 29 साल उस लड़के की उम्र रही होगी। वो जयशंकर जी से कहते हैं, कहाँ है आपकी बेटी? अरे 1 हफ्ते में मंगनी है। हम चाह रहे थे कि अगर आपकी बेटी हमारे बेटे से एक बार मिल लेती तो। वैसे हम ये रस्म मंदिर में करने वाले थे, लेकिन आप लोग को न जाने क्या हो गया, आप लोग मंदिर आने से मना कर दिए। सब ठीक तो है ना? और जिया कहाँ है? जयशंकर त्रिपाठी जो राम प्रसाद की बात को सुन करके एकदम से अपने गुस्से को पी जाते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, हमें यह कहने में बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन हमारी बेटी। और ये बात बोलते बोलते वो एकदम से रुक गए थे। सारे लोगों के लिए अब सस्पेंस बन चुका था कि आगे जयशंकर जी क्या बोलने वाले हैं। जयशंकर जी एक बार पीछे की तरफ देखते हैं और अपने पूरे परिवार को देखते हुए कहते हैं, हमारी बेटी जिया अब इस दुनिया में नहीं रही। जैसे ही ये बात उन्होंने बोली थी, रानी जी की तो एकदम से हालत खराब हो जाती है। वहीं सावित्री जी तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी होती हैं और रानी जी को संभालने के लिए चली जाती हैं। पीछे श्वेता जो ये सुनकर अपने मन को मार कर रह गई थी और वो भी जल्दी से रूम की तरफ जाकर के रोना शुरू कर देती है। उन्हें भी ये बात अच्छे से पता थी कि जो बात जयशंकर त्रिपाठी के मुंह से निकल गई अब वो सच्चाई में बदल कर रहेगी। और वो जिया की एक तस्वीर को अपने सीने से लगाते हुए कहती है, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? बस तुम इन लोगों को मत मिल जाना, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और वो तुरंत ही अपने हस्बैंड को कॉल लगा देती हैं। दूसरी तरफ से विश्वास जो भी प्लेन में ही थे, वो फ़ोन रिसीव करते हुए कहते हैं, हेलो, घर पर सब ठीक तो है? श्वेता जी जो कहती हैं, कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वो शुक्ला परिवार आए और बड़े भैया ने ये कहा कि वो जिया इस दुनिया में नहीं रही। आप प्लीज़ उसे मत ढूंढिएगा, वरना ये लोग उसे मार देंगे। विश्वास जी जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, मैं कैसे बताऊं, लेकिन उसको ढूंढना मेरा फ़र्ज़ है। श्वेता जी जो कहती हैं, कौन सा फ़र्ज़? क्या सिर्फ आपका फ़र्ज़ आपके भाई के प्रति है? आपके भतीजे के लिए आपका कोई भी लगाव नहीं? विश्वास जी जो कहते हैं, कैसे समझाऊं तुम्हें श्वेता, मेरा दिल रो रहा है, लेकिन मैं अपने आंखों के आंसू दिखा नहीं सकता किसी को। तुम अच्छे से जानती हो कि उस पूरे परिवार में अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करता हूँ तो वो जिया ही है, लेकिन इस तरह उसका घर से बाहर रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। अगर वो किसी भी दुश्मन के हाथ में लग गई ना तो उसका वो क्या हाल करेंगे। जिया के लिए उससे बेहतर मौत ही होगी। श्वेता जी जो विश्वास की आवाज़ सुनते ही एकदम से फ़ोन को नीचे पटकते हुए कहती हैं, लड़कियों के साथ ये इस घर में क्या व्यवहार होता है? अगर वो इस घर में खुश रहती तो क्यों भागती? वो पता नहीं उसका क्या होगा,
काश कोई होता जो उसे संभाल लेता, बचा लेता उसे इस दर्द भरी दुनिया से। वहीं 5 मिनट खत्म होता है और रेयांश की मीटिंग भी कंप्लीट हो जाती है। रेयांश जो कॉन्फ्रेंस हॉल से अभी बाहर निकल ही रहे थे कि तभी प्रियंका उनको फ़ोन थमाते हुए कहती है, आंटी जी का कॉल था, कह रही थी कुछ बहुत इमरजेंसी है और थोड़ा परेशान भी लग रही थी, आप प्लीज़ बात कर लीजिए। रेयांश अपने फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ते हैं और फिर अपने कैबिन की तरफ अपनी भौवें चढ़ा करके निकल जाते हैं। वो अपने फ़ोन को देखते हुए कहते हैं, आई होप सो कि इस बार कोई नया नाटक नहीं होगा। और वो तुरंत ही अपनी मॉम को कॉल लगा देते हैं। जैसे ही पहला रिंग बजा था, प्रार्थना जी जो वासना से कहती हैं, तैयार हो जाओ, समझ लेना कि तुम पेशेंट हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो। कि तभी जितेंद्र जी जो कहते हैं, कैसी बात कर रही हैं प्रार्थना जी, मेरी बेटी हॉस्पिटल में क्यों जाएगी। प्रार्थना जी कहती हैं, अरे सिर्फ इमेजिन करना है, आप भी ना प्रोड्यूसर के बाप है लेकिन एक्टिंग का मतलब नहीं समझते। और वो कान पर फ़ोन लगाते हुए निराशा भरी आवाज़ में कहती हैं, हेलो। दूसरी तरफ से रेयांश जी कहते हैं, क्या हुआ मॉम, आपकी तबीयत ठीक है। प्रार्थना जी कहती हैं, मेरी तबीयत तो ठीक है बेटा, पर तुम्हारी बहन। जैसे ही रेयांश जी सुनते हैं वो एकदम से अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और थोड़ा रश में पूछते हैं, क्या हुआ वासना को, इज शी फाइन। प्रार्थना जी जो कहती हैं, नहीं बेटा, शी इज़ नॉट फाइन। वासना जो अपनी मॉम की एक्टिंग देखते हुए फ़ोन को अपने हाथ में लेने के लिए कहती है और धीरे से अपने डैड से कहती है, अगर ऐसी एक्टर हो तो 1 मिनट में चोरी पकड़ जाए, कितना ओवर एक्टिंग करती है मॉम। अरे तबीयत खराब हुई है, मेरी सांसें थोड़ी ना रुक गई हैं, भाई 1 मिनट में पकड़ लेंगे, क्या ये भूल चुकी हैं कि मेरे भाई प्रोड्यूसर हैं। प्रार्थना जी जो वासना को फ़ोन देते हुए कहती हैं, बिल्कुल मेरी तरह से एक्ट करना, ठीक है बेटा। वासना जो कहती हैं, आप तो रहने दीजिए मुझे सिखाने के लिए। और वो फ़ोन को अपने कान में लेते हुए अपने हाथ को थोड़ा कंपन कराते हुए कहती हैं, हेलो। दूसरी तरफ से रेयांश कहते हैं, वासना आर यू फाइन। मॉम क्या कह रही हैं, तबीयत खराब है तुम्हारी। क्या किया, रात में ज़्यादा देर तक क्लबिंग की, मना किया था ना क्लब मत जाना। वासना जो कहती हैं, बात तो सुनिए भाई, किसने कहा मैं क्लब गई थी, मैं तो कितने सालों से क्लब की शक्ल तक नहीं देखी हूँ। रेयांश कहते हैं, अच्छे से पता है मुझे, तुम्हें पता नहीं मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे आसपास लगे रहते हैं, मना नहीं करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नज़र तुम पर नहीं है, बताओ क्या हुआ। वासना जो कहती है, बस आप आ जाओ भाई, मुझे आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी सांस रुक जाएगी अगर आप नहीं आओगे तो, पता नहीं और कितने दिन की ज़िंदगी है, आप प्लीज़ आ जाओ ना। रेयांश वासना की बात सुनते हुए अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, मेरा बच्चा इस तरह से बात नहीं करते, तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है, अगर ऐसे बात करोगे तो जान चली जाएगी मेरी, कुछ सीरियस तो नहीं है ना, प्लीज़ मुझे बताओ। वासना जो कहती है, भाई आपको देखने का बहुत मन कर रहा है, रात रात में आपके सपने आते, ऐसा लगता है मैं आपको अलविदा बोल रही हूँ। प्रार्थना जी जो वासना के एक्टिंग से खुद भी रोने लगती हैं और जाकर के जितेंद्र जी के बगल में बैठते हुए कहती हैं, ये ऐसे क्यों बात कर रही है, कहीं से सच में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। जितेंद्र जी जो तुरंत ही प्रार्थना जी का हाथ पकड़ और उन्हें साइड में लाते हुए कहते हैं, इसे एक्टिंग कहते हैं। प्रार्थना जी जो कहती हैं, अरे पर इतना भी रियल नहीं करना था, मुझे तो डर ही लग रहा है, एक काम करते इसका चेकअप करा लेते हैं, एक्टिंग कहीं सही ना हो जाए, ऐसे क्यों बात कर रही है। जितेंद्र जी जो प्रार्थना जी को अपने बाहों में बढ़ते हुए कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था मत कराइए आप ये सब कुछ, लेकिन आप है कि सुनती नहीं है। मैं वासना जो कहती है, भाई अब मुझसे बोला नहीं जा रहा, प्लीज़ आप शाम तक आ जाओ ना यहाँ पर, प्लीज़ भाई। और ये बोल करके वो फ़ोन को नीचे रख देती है और सबसे इशारों में कहती है, शांत रहिएगा आप लोग, और धीरे से फ़ोन को कट कर देती है। दूसरी तरफ रेयांश की हालत ख़राब हो गई थी, वो वासना और अपनी एक और बहन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। वैसे तो उनकी असली बहन सिर्फ वासना थी, लेकिन उसके साथ ही एक मुंह बोली बहन जिसका नाम वेदिका था। पहले से ही रेयांश उसके लिए काफ़ी परेशान थे और अब उनकी दूसरी बहन की भी ये हालत सुन करके उनसे रहा नहीं जाता। रेयांश जो बिना देरी किए अपने कैबिन का बेल बजाते हैं, जिससे जोसेफ जो उनके सारे एक्सटर्नल चीज़ों को संभालता था वो कैबिन में आ जाता है और अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, हेलो सर। रेयांश उससे कहते हैं, प्राइवेट जेट की सर्विसिंग का क्या चल रहा है। जोसेफ जो कहता है, सर वो कंप्लीट है, इफ़ यू से हम उसे अलाउ कर सकते हैं। रेयांश जो कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं, रेडी करो उसे, 2 बजे 1 घंटे में इंडिया के लिए निकल रहा हूँ मैं।
जो उसे तुरंत ही अपने सर को हाँ में हिलाता है और कैबिन से बाहर की तरफ निकल जाता है। रेयांश की जिंदगी में क्या वाकई ही किसी नई लड़की की एंट्री होने वाली थी, या फिर किस्मत कुछ और ही चाहती थी? और क्या होगा जब जिया के परिवार वाले उसे ढूंढ लेंगे? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।